नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी आपकी यूपी ट्रिपल एससी से, इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला हम लोग कर रहे थे और मॉक टेस्ट की श्रृंखला हम लोगों ने कंप्लीट भी कर ली। ठीक, अब इसके बाद 65 अंकों का कंप्लीट सिलेबस हमारे एप्लीकेशन में इसको मैं करवाऊँगा और इससे अगर आप एनरोल करना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। इसमें जो 65 अंक हैं, 65 अंकों में पंचायती राज है, पंचायती राज के अलावा योजनाएँ हैं। ये पूरा उसका सिलेबस दिया गया है और इसको हम किन संदर्भों में करेंगे, उसी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? मंडे से इसकी क्लास मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले जो ये 65 अंक हैं, इसके लिए हालाँकि 100 जो क्वेश्चन्स हैं, 100 अंक हैं, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित है और इन 2 घंटों में आपको ये 65 अंक भी निर्धारित करने हैं या हम कहें इनको निपटाना है। जैसे इन्हीं 65 में 10 क्वेश्चन्स आने हैं आपके इतिहास से, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उससे संबंधित संवैधानिक उपकरण। 10 क्वेश्चन हैं, 10 अंक हैं। बहुत बड़ा वेटेज है। इनके अंतर्गत कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, अभी हम उनकी भी चर्चा करेंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? नेक्स्ट पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में 10 क्वेश्चंस 10 अंकों के यानी 20 अंक आपके ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना 10 क्वेश्चंस 10 अंक के। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त कैसे बनाया जाए? कौन-कौन से कदम सरकारें उठा सकती हैं? कौन से कदम आपको उठाने चाहिए? आप वीपीओ बनोगे, कौन से कदम आप उठाओगे कि हमारी जो पंचायतें हैं, चूँकि आप ग्राम स्तर पर काम करोगे, तो ग्राम स्तर की जो पंचायत है, वो कैसे सशक्त बने? 5 क्वेश्चन्स 5 अंक के और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है योजना का। 20 क्वेश्चन 20 अंक का। इसमें योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो योजनाएँ हैं। ग्रामीण विकास में और ग्रामीण विकास में कराई जा रहे कार्यक्रम, यानी ग्रामीण विकास योजनाएँ और कार्यक्रम कौन-कौन से चलाए जा रहे हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी के क्या काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में? आप वीपीओ बनोगे, तो आप कौन-कौन से ऐसे कृत्य करोगे जाके अपने गाँव में जो भी आपको हलके दिए जाएँगे, कौन-कौन से ऐसे काम करोगे जिनसे गाँव का विकास संभव हो सके? ठीक है? यहाँ आपको 10 क्वेश्चन्स 10 अंकों के देखने को मिलेंगे और यहीं तक है हमारे 65 अंक। अब देखो कंप्यूटर, ये 15 क्वेश्चन 15 अंक, 20 क्वेश्चन 20 अंक यूपी स्पेशल। मैं केवल और केवल 65 अंक की ही बात करूँगा, चूँकि सोमवार से मैं इसी के बारे में चर्चा भी करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आप 25% अंक आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। तो सतर्क ये रहना है कि आपकी एक्यूरेसी बड़ी शानदार हो, ठीक है? चूँकि आपने देखा भी होगा, कई सारे लोग आप लोग एग्ज़ाम निकालते भी होंगे, 0.2 से रुक गए, 0.5 से रुक गए, कैसे रुक गए? ऐसे ही तो रुक जाते हो। एक्यूरेसी, सटीक डेटा हो आपके पास, सटीक सिलेबस हो आपके पास, सटीक जानकारियाँ हो आपके पास और ठीक-ठाक मात्रा में रिवीज़न हो आपके पास, बस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है? 25% अंक काटने का मतलब केवल 25% नहीं होता है, बल्कि अगर आपके 2 क्वेश्चन आपके समक्ष हैं, आपने दोनों सही कर दिए, आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 1 गलत किया, 1 सही किया, तो 0.25 इसका जाएगा, कटेगा, यानी कि अब आपके पास नंबर बचेंगे 0.75। 0.25 नेगेटिव मतलब 1 क्वेश्चन जब गलत होता है, तो केवल 1 नंबर ही नहीं जाता है, ये जाता है 1.25 नंबर। बात समझ पा रहे हो? जो गलत हुआ, वो तो नंबर गया ही और साथ ही साथ वो पेनल्टी के तौर पर 0.25 और ले गया। तो अब मुझे बताओ लॉस कितने का हुआ? 1.25 का, ठीक है? तो बहुत निगरानी रखनी है, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलना है। ये आपका सिलेबस दिया है। सबसे पहले आपको पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध में ज़रा आओ, मैं इसको पहले चर्चा कर लूँ। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है? संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई है? हुई है एल.एम. सिंघवी से। हालाँकि जब आप पढ़ोगे अशोक मेहता को, तो सबसे पहले सिफ़ारिश अशोक मेहता ने भी करी थी कि पंचायतों को संवैधानिक आधार दो, लेकिन अशोक मेहता की सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। तो संवैधानिक आधार की शुरुआत मानी जाती है एल.एम. सिंघवी से, ठीक है? तो ये सारी समितियाँ आप पढ़ोगे, जितनी भी समितियाँ हैं जिन्होंने संविधान में रखने की बात की थी। क्या व्यवस्थाएँ हैं? कौन-कौन से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए? ठीक है? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध पर ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको। साफ-साफ लिख भी दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तो आपको पता हो, लेकिन
किस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य में? ठीक है? इतिहास में आओ ज़रा, आपको पढ़ना पड़ेगा परंपरागत पंचायतें। परंपरागत का मतलब जो परंपरा से चली आ रही हैं, जो वैदिक काल से चली आ रही हैं स्थितियाँ, उन सब स्थितियों को समाहित करते हुए आपको पहुँचना है ब्रिटिश काल तक और ब्रिटिश काल से पहुँचना है स्वतंत्रता की प्राप्ति तक। देख पा रहे हो आप कितना लंबा गैप है और सभी के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो एक वृहद रूप से पढ़ोगे और जब आप एक लंबे फॉर्मेट में पढ़ते हो, चीज़ों को क्रमानुसार पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती हैं। एज़ इट इज़ एक स्टोरी की तरह डेटा फीड होता जाता है, ठीक है? तो पंचायतें परंपरागत यानी कि परंपरा से चली आ रही, अर्थात वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की आप पंचायती राज व्यवस्था पूरी पढ़ोगे और ये पूरा इतिहास आपको 10 अंक दिलाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सटीक डेटा के साथ सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? दूसरे टॉपिक में आओ, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कौन-कौन सी समितियाँ गठित की गई हैं? जब आप आधुनिक इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हो, तो सुदृढ़ीकरण के लिए उसी में पंचायती राज समितियाँ भी कवर होती हैं आपकी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये वही अधिनियम है 1947 वाला। ये अधिनियम है और आपको पता होगा इसके अलावा एक और अधिनियम है जिससे हमारी उत्तर प्रदेश की पंचायतें क्रियान्वित होती हैं, 1961 का। इन दोनों अधिनियम के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक? लेकिन ध्यान दें, मुख्यतया आपको फ़ोकस करना है 1947 एक्ट में। इसको मैं डिटेल में कराऊँगा और इसके 1961 के महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जो धाराएँ हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत का गठन होना है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटाना है, तो उन प्रावधानों को ही केवल आपको पढ़ना है, ठीक है? बाकी इसमें बहुत सारी धाराएँ हैं, सभी धाराओं को आपको कवर नहीं करना है। लेकिन हाँ, 1947 एक्ट को गंभीरता से लेना है, चूँकि ये एक्ट आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया गया है। ठीक है यहाँ तक? ये टॉपिक है पहला और यहाँ से जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, आप 10 अंकों में यकीन जानिए ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। ठीक? नेक्स्ट देखो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थाओं के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप और शक्तियाँ। मुख्यतया फोकस आपको करना है उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, पंचायतों में निर्वाचन की व्यवस्था कैसी होती है? ये मान लीजिए पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। प्रधान का निर्वाचन कौन कराता है? इसके अलावा सदस्यों, वार्ड मेंबर्स का निर्वाचन कौन कराता है? इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। क्या इनको आरक्षण भी दिया जाता है अपनी-अपनी सीटों पर? इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है? इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ये बड़ा टॉपिक है आपका और इसमें आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है? पंचायत निर्वाचन की भूमिका जैसे मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। कौन-कौन सी भूमिकाएँ निभाता है? पंचायतों का इलेक्शंस यही करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। आपको पता होगा ग्राम पंचायत में प्रधान होता है। जब भी कभी लोकसभा का मेंबर या विधानसभा का मेंबर चुनाव लड़ता है, तो वो कुछ ज़मानत राशि जमा करता है। क्या प्रधान भी जब चुनाव लड़ता है, तो वो ज़मानत राशि देता है? क्या वार्ड मेंबर्स भी जब चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो ज़मानत राशि देते हैं? अगर देते हैं, तो किसे देते हैं? कितनी देते हैं? ठीक है? अगर ये वार्ड मेंबर मान लो किसी के बहकावे में आके नामांकन पत्र दाखिल कर दे कि मैं चुनाव लड़ूँगा। बाद में इसको समझ में आए कि मैं जीत तो पाऊँगा नहीं। ज़मानत राशि मेरी ₹500 या ₹1000 तो ऐसे ही चली जाएगी या ₹2000 ऐसे ही चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नाम वापस ले, तो उस स्थिति में ये नाम वापस लेने की अपना एप्लीकेशन किसे देगा? ये सारी की सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी गंभीरता से। और जब इन सबको आप पढ़ लोगे, तो ये जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, इन सब टॉपिक्स में आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। क्वेश्चन देखो सिलेबस एक बार पढ़ो, गंभीरता से पढ़ो, पूरा पढ़ो और फिर उसका केवल और केवल रिवीजन कर दो। हमारे पास संसाधन अगर होंगे हाँ, तो फिर उस हिसाब से हम अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। संसाधन के नाम पे हमारे पास केवल और केवल कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ जानकारियाँ होंगी, पूरी जानकारी होगी नहीं, तो फिर वो लड़ाई हमसे होगी नहीं। ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है, वो एक तरह से संसाधन का काम करेंगे। और एक बात और यकीन जानिए कि आपके पास मार्केट में जो भी पुस्तकें हैं, उतना कलेक्शन सबके पास है। ठीक है? और आप किसी अन्य से अलग तभी होंगे जब 2 या 4 नंबर की आप लीड लिए बैठे होंगे। ठीक है?
तो ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियाँ और समाधान, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ईज़ी हैं, जब इनको आप डिटेल में पढ़ोगे और इन सबको डिटेल में हम कराएँगे। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, इस टॉपिक को देखो। तीसरा, यहाँ भी आपके 10 क्वेश्चन आएँगे 10 अंकों के। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना। पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले जितने भी टैक्स हैं, कहाँ से संग्रहित करती हैं पंचायतें? किस तरह से उगाही करती हैं उनकी? कौन उगाही करता है? कौन डेटा फीडिंग करता है उनका? उपकर, आय के स्रोत, इन सब के बारे में। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग की संरचना क्या है? कहाँ पर इनके बारे में प्रावधान किया गया है? राज्य वित्त आयोग कितने बन चुके हैं? कितने अध्यक्ष हो चुके हैं? कौन-कौन सी किसी सिफारिशें पंचम राज्य वित्त आयोग ने दी हैं? आपको मुख्यतः फोकस करना है पंचम राज्य वित्त आयोग को, क्योंकि इतिहास के बारे में तो आपसे पूछ चुका है पीछे 10 नंबर का। आगे, राज्य वित्त आयोग के अधिकार क्या है? क्रियाकलाप क्या है? कैसे काम करता है? केंद्रीय वित्त आयोग क्या है? क्या केंद्रीय वित्त आयोग पंचायत के सशक्तिकरण में योगदान देता है? अगर देता है तो किन अधिनियमों के तहत देता है? किस धारा के तहत देता है? किस आर्टिकल के तहत देता है? केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना क्या है? साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी का आपने नाम सुना होगा। जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना। ये ग्राम पंचायत विकास योजना कौन तैयार करता है? कितने वर्षों में तैयार होती है? किस धारा या किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार होती है? ग्राम पंचायत विकास योजना जब तैयार होती है तो क्या इसमें क्लस्टर्स भी बनाए जाते हैं? एक क्लस्टर में कितने गांव समूह होते हैं? इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। और जब यकीन जानिए जीपीडीपी को कंप्लीट कर लोगे तो जीपीडीपी से आने वाले कोई भी सवाल आपसे छूटेंगे नहीं। बस निर्भर करेगा कि एक बार आपके पास कंटेंट आ गया तो आप कितनी बार उसका रिवीजन करते हो। बस दैट्स इट। ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम। सरकारें कौन-कौन से कदम उठा रही हैं? पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पंचायतों को अ, कौन से कौन-सा मंडल या हम कहें विधानमंडल या फिर संसद कानून बनाता है? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। किस धारा के तहत कानून बनाया जा सकता है? ऐसे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। ये 5 क्वेश्चन्स आएँगे 5 अंकों के, ठीक है? इन 5 क्वेश्चन्स को 5 अंकों के इसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनको आपको कवर करना है। पंचायत सिटीज़न चार्टर। पंचायत सिटीज़न चार्टर को जब आप पढ़ोगे, तो यहाँ से 3 बातें ध्यान रखोगे, जो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। देखो, सबसे पहले इसका इतिहास पता होना चाहिए आपको। पंचायत सिटीज़न चार्टर में केवल इस शब्द को उठाओ, सिटीज़न चार्टर। ये सिटीज़न चार्टर क्या है? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कब आया? इस सिटीज़न चार्टर को और किन-किन देशों ने, या हम कहें केवल और केवल भारत की ही परिदृश्य की बात करें तो भारत ने इसको कब अपनाया? और फिर ये सिटीज़न चार्टर किन परिस्थितियों में पंचायत सिटीज़न चार्टर बन जाता है? क्या केंद्र का भी पंचायत सिटीज़न चार्टर होता है? क्या केवल उत्तर प्रदेश का पंचायत सिटीज़न चार्टर होता है? अगर दोनों का पंचायत सिटीज़न चार्टर होता है तो दोनों में अंतर क्या है? केंद्र का मतलब क्या? यूपी का मतलब क्या? और पंचायत सिटीज़न चार्टर के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवाएँ कितने-कितने दिनों में दी जाती हैं? कंप्लीट, ठीक है? एक बार इसको आप पढ़ोगे, फिर आपके समक्ष जो भी क्वेश्चन्स आएँगे, उनमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जैसे पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका, ये टॉपिक है। पंचायत सहायक की भूमिका क्या होती है? आपके अंडर में एक सहायक दिया जाता है, जो आपकी सहायता करता है। जो हाँ, ये जो पंचायत सहायक है, इसकी क्या भूमिका होती है सचिवालय में, ग्राम सचिवालय में? ग्राम सचिवालय का मतलब वही है, ग्राम भवन, जिसे आप पंचायत भवन कहते हो। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर में आजकल जो बैठता है, यही सहायक बैठता है। ये सारे के सारे आपको जो पब्लिक आती है, उन्हें सेवाएँ देती है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर है। पंचायत भवन में इसकी स्थापना की जा रही है आजकल। कितना रुपया बजट एलोकेट किया जाता है, इन सब के बारे में आप पढ़ो। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी क्रियाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक है? ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पकड़ो। इस टॉपिक में केवल आप योजनाएँ पढ़ोगे। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी क्रियाएँ कौन-कौन सी हो रही हैं, अर्थात कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जन कल्याण के लिए। तो आप देखो, ये जो टॉपिक दिया गया है 5वाँ, इसमें 20 क्वेश्चन्स आएँगे 20 अंकों की योजनाओं से, और कम से कम 1 अंक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो योजनाओं का एक बड़ा खंड है आपके समक्ष, लगभग 21 से 22 अंक का, ठीक है? 21 से 22 आपको योजनाएँ देखने को मिल सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना। अगर पंचायत को सशक्त बनाना है तो फिर आपको ई-गवर्नेंस को अपनाना पड़ेगा। ई-गवर्नेंस को अपनाने में क्या-क्या समस्याएँ आती हैं? क्या ये खर्चीला है? ई-गवर्नेंस को अगर आप अपनाते हो, तो किस तरह से आप जनता के ज या जनता से जुड़ पाओगे? इन सब पहलुओं की चर्चा करूँगा। और
इन सब पहलुओं की जब चर्चा करोगे तो आप जब डिटेल में पढ़ते हो, तो आजकल आपने देखे होंगे कि कथन कारण से भी सवाल पूछे जाते हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, तो आपका कथन कारण वाले सवाल भी बन पाएँगे, ठीक है? परिवार रजिस्टर क्या होता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, इसके बारे में चर्चा करोगे आप और मुख्यतया 1969 का जो एक्ट है, उससे संबंधित बातें बहुत सारी। जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, तो आप वीपीओ के कर्तव्य भी यहाँ पर पढ़ रहे होगे। जैसे ये टॉपिक आपका दिया है, ग्राम पंचायत अधिकारी की के क्या कर्तव्य होते हैं जन्म मृत्यु अधिकारी के रूप में। तो ये टॉपिक आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ना 10 नंबर का, ये 10 नंबर का आएगा 10 अंकों का। 10 क्वेश्चन्स 10 अंकों के, ठीक है? ये टॉपिक आपको बहुत सारी बातें पीछे ही मिल जाएँगी, जो मैं ये सारे टॉपिक्स करवाऊँगा, इन्हीं में। जो फ़ेज़ 5 है, ये जो 5वाँ खंड है, इसमें दिया है योजनाएँ और मुख्यतया आपको फ़ोकस करना है कौन-कौन सी योजनाओं पर, आरजीएस से, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जब आप पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग फैक्ट्स दिए गए हैं, अलग-अलग थ्योरी दी गई हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत कोई भी ग्राम पंचायत एसडीजी, आपने नाम सुना है? सतत विकास लक्ष्य, इनको किस तरह से हासिल कर पाएगी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत कोई भी ग्राम पंचायत महिला हितैषी गाँव पंचायत बनाने के लिए कौन से कदम उठा सकती है? इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। ये कब से शुरू हुई? कितना फंड दिया गया है? कब तक ये योजना चलेगी? कितने चरणों में योजना चलाई जा रही है? साथ ही साथ अ, लगातार सतत विकास की ओर अग्रसर होने के लिए गाँव पंचायतों को कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? इन सब के बारे में आप आरजीएसए में पढ़ोगे। इसके अलावा एक योजना दी है स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजनाएँ, फेज़ 1 और फेज़ 2 यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक कौन-कौन सी घटनाएँ घटी हैं हमारी ग्रामीण पेयजल से संबंधित। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत सरकार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाएँ और कार्यक्रम। ध्यान दो, ये योजनाएँ आपको दी हैं कि इतनी तो पढ़नी है। आरजीएस से पढ़ लो, स्वच्छ भारत मिशन पढ़ लो, पेयजल योजनाएँ पढ़ लो, स्वास्थ्य योजनाएँ पढ़ लो। पढ़ लिया? आयोग कहता है कि इनके अलावा अब आपको वो योजनाएँ पढ़नी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए चलाई जा रही हैं। चाहे वो योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, चाहे वो योजना पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या फिर उसके अन्य विभागों के द्वारा चलाई जा रही हो। तो योजनाएँ उन्हीं पर फ़ोकस करना है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं, ठीक है? और वो सभी योजनाएँ एक जगह इनको डेटा कलेक्ट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाओ। अब इसमें आओ, ये 10 क्वेश्चन्स आएँगे 10 अंकों के। ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका है? जो भी मैं टॉपिक इतिहास के बाद शुरू करूँगा, वहीं उन्हीं टॉपिक्स में ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। जैसे पंचायत की बैठक बुलानी है, ध्यान देना। वो बैठक बुलाने के लिए जो नोटिस जारी करता है, बैठक बुलाता है प्रधान, लेकिन नोटिस वगैरह ये सब जारी करने का अधिकार किसके पास है? वीपीओ का। फाइल, दस्तावेज ये सब करने का अधिकार किसके पास है? वीपीओ का, ठीक है? आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए, इसका भी निर्धारण कौन करता है? वीपीओ करता है। तो जब भी कभी हम इतिहास के बाद के जो चैप्टर शुरू करेंगे, वहाँ से आपका ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसको अलग से भी करेंगे और साथ ही साथ मैं हाइलाइट करता चलूँगा कि ये अधिकार वीपीओ का है, ये कर्तव्य वीपीओ का है। ध्यान रखना। एक्ट 1969 जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। इसमें जब आप पढ़ोगे ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत स्तर पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी होता है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उसके कर्तव्य क्या होते हैं? तो यहाँ पर भी आप वीपीओ के कर्तव्य ही देखोगे। ठीक है? तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 अंकों का है, 10 क्वेश्चन्स आने हैं। तो ये हमारे 65 अंक हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं और इन सब का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे सोमवार से, ठीक है? अब इसमें 3-4 बातें मैं और आपको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा 65 अंकों का कंप्लीट बैच है, जो हम लोग शुरू करेंगे सोमवार से, ठीक? अब मैं इसमें 2-3 बातें आपको बता दूँ कि अभी जो आप मॉक टेस्ट की श्रृंखला हम हमारे साथ कर रहे थे, मॉक टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं इतिहास, हिस्ट्री और एक्ट 1961 ये दोनों टॉपिक्स मैं आपके मॉक टेस्ट में ही करवा दूँगा। तो ये जो 65 अंकों का बैच है, इसमें जब हिस्ट्री हो जाएगी और 1961 का एक्ट हो जाएगा, तो इन्हीं वीडियोज़ को कंपाइल करके मैं इस बैच में दे दूँगा।
ठीक है? तो परेशान बिल्कुल मत होना, अगर आप इसमें नहीं जुड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल मत जुड़िए। हिस्ट्री और 1961 आपको इसी बैच में मिल जाएगा, ठीक? अब 2-3 बातें मैं और आपसे डिस्कस कर दूँ, जैसे सबसे पहली बात, आप लोगों में से कई लोग बोल रहे थे कि इसको टारगेट कर दो 20 जो क्लासेस होंगी, 20 क्लासेस में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दो। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितनी क्लासेस में खत्म करता हूँ। 20 लगती हैं, 25 लगती हैं, 30 लगती हैं या फिर 40 लगती हैं। कितनी क्लासेस मैं इसमें स्पेंड करूँगा, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ऐसे सलाह देने से बचें आप लोग। और एक बात और है, दूसरे नंबर की बात ये है कि अगर आप हमारे साथ इस 65 नंबर के बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को ये जता लीजिए कि आप मेरे साथ, मेरी राइटिंग के साथ, मेरे बोलने के तरीके के साथ, समझाने के तरीके के साथ, आप सहज हो पाते हो, ठीक है? अगर आप सहज हो पाते हो, तो फिर स्वागत है आपका। आप सहज कैसे होंगे, ये वाईटी में पड़े हुए वीडियोज़ आपको बता देंगे। अगर आप वहाँ सहज हैं, तो फिर आप यहाँ भी सहज होंगे। और अगर आप वहाँ सहज नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ भी सहज नहीं होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कन्फर्म कर लीजिए, चूँकि आप वो हमारे साथ जुड़े और इसके बाद फिर वहाँ हाँ, आप ये कंप्लेंट करें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो फलाना-ढिकाना, तो ऐसी बातें बिल्कुल मान्य नहीं होंगी, ठीक है? तो ऐसी हाँ, ये जो कुछ भी करें, सोच समझ के करें। और इस बैच में जुड़ने से पहले आप व्हाट्सएप में कन्फर्म कर लीजिए कूपन कोड के बारे में। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर जिन्होंने मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी जॉइन करनी हो, तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी आप जॉइन कर सकते हो। वहीं पर आपको मॉक टेस्ट का बैच भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मंडे से अपने 65 अंकों को 65 अंकों को कंप्लीट, ठीक है? हाँ, धन्यवाद।